everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. स्वागत है आपका हमारी क्लियर प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में जिसका टारगेट है 5th ऑफ जून 2022। इस दिन होने वाला है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से कवर करें। इस सीरीज के अंदर हम यही कर रहे हैं, जितने भी जो करंट अफेयर्स रहे हैं पूरे साल हमें देखने को मिले उनको हम कवर कर रहे हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। देखो ये क्यों न्यूज में था, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि ताइवान ने कहीं ना कहीं ये कहा कि हमें लार्ज इंसर्शन देखने को मिल रहा है चाइनीज मिलिट्री जेट्स का और वो हमारे एयर डिफेंस जोन के अंदर बार बार आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हमें थ्रेट दे रहे हैं। तो इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन होता क्या है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि चाइना और ताइवान का क्या इशू है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो जो ताइवान है वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री है जो कि अलग तरीके से सोवरेन तरीके से रहना चाहती है, बट चाइना चाहती है कि वो उसके अंदर आ जाए, एज चाइनीज टेरिटरी रिकॉग्नाइज हो जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हमें मनमुटाव देखने को मिलते हैं। अब चाइना क्या है, चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी भी चाइना ने एकदम से अपने जो मिलिट्री जेट्स हैं वो इसके इनके जो एयर डिफेंस जोन है इसके अंदर भेज दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये रेस किया ये इशू कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब देखो ये जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ये है क्या, ये एक डिफाइंड एरिया है एयर स्पेस का जहां पर जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं दे नीड टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ, ठीक है, आइडेंटिफाई देमसेल्फ एंड उनको एक तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है तो ये किसका है, किस कंट्री का है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि एयरक्राफ्ट एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं थ्रेट भी ला सकती है। ठीक है, कुछ नहीं पता कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक तो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो जोन है ये आइडेंटिफाई किया गया। These zones are established above the EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या हाई सीज कोस्ट के जो बराबर में होते हैं, या फिर जो टेरिटोरियल सी का एरिया है, इंटरनल वाटर्स का, लैंड टेरिटरीज का, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है यहाँ पर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। लीगल बेसिस की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944 से कहीं ना कहीं इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली राइट्स ऑफ स्टेट नाम का एक है जिसके अंदर इसके बारे में लिखा गया, ठीक है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक नॉट बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट है, यानी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनके अंदर ये कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है। अब देखो इंडिया भी जो है, इंडिया ने भी 6 पर्टिकुलर जोन्स को, एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया है एज ADIZ। अब इसमें कौन कौन से हैं, इनमें आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, लाइन ऑफ फ्रैक्चर कंट्रोल LOC विद चाइना, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश भी कुछ एरिया है जिसको डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद भूटान एंड म्यांमार के जो बॉर्डर्स है वहां पर, एंड 2 सर्दर्न रीजन के अंदर पर्टिकुलरली जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर हमने इस पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये रहा चाइना, यहाँ पर है ताइवान, ठीक है, एंड ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको थ्रेट था एंड चाइनीज मिलिट्री इसी एरिया के अंदर घुसी आई थी, ठीक है, ये इसलिए पर्टिकुलरली न्यूज के अंदर था। बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग इधर से उधर नहीं जा पाए, ट्रैवल में कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली। ऑल्सो ये तक हो गया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। ऑल्सो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, आप किसी होटल में रुको तभी आप उसके बाद आप अपने घर या कहीं भी जाना चाहते हो आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट कंट्रीज लेकर आई। अब अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन लेकर आई है डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, या जिसको हम ग्रीन पास कहते हैं, या फिर जिसको हम वैक्सीन पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है, वो ये लेकर आई है। अब ये इसलिए लेकर आई है जिससे कहीं ना कहीं रिस्टोर कर सके हम फ्रीडम ऑफ ट्रैवल फॉर द पीपल, एंड जो बैरियर्स लगे हैं कोविड-19 की वजह से वो कहीं ना कहीं हट जाएं, बट सेफली हटे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमने सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए एंड किसी एक भी इंसान की वजह से क्या हो रहा है कि कोविड-19 का स्प्रेड फिर से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो। सेफ्टी पर्पसेस से ही ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये लिया गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो EMA है, जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है,
वो मेंटेन करती है एक पर्टिकुलर लिस्ट को। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, कुछ वैक्सीन्स को आइडेंटिफाई कर दिया है, कुछ वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दिया है। एंड ये जो वैक्सीन के इनकी इसी के तर्ज पर बेसिकली क्या होता है, लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है। और किन किन लोगों को, सबसे पहले तो उन लोगों को जो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं कोविड-19 के खिलाफ। दूसरे ये जो कि कहीं ना कहीं जिनके पास अपना नेगेटिव पीसीआर टेस्ट हो, ठीक है, पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि आपको कोविड-19 नहीं है। और तीसरा क्या है कि वो कहीं ना कहीं रिसेंटली रिकवर करे हैं फ्रॉम कोविड-19। तो तीन लोग हैं, तीन प्रकार के लोग हैं जिनको ये जो पर्टिकुलर पासपोर्ट है ये दिया जाएगा। एंड ईएमए ने अपनी लिस्ट के अंदर कुछ वैक्सीन को आइडेंटिफाई किया है, जिनसे क्या होगा कि अगर आपको ये लगी है तो आपको कहीं ना कहीं टेस्टिंग नहीं करवानी पड़ेगी, फिर से क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, एंड इजीली आप बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हो यूरोपियन यूनियन के अंदर या यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनको अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो आपको अलग से टेस्टिंग क्वारंटाइन कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलरली इसलिए आया था। आप यहाँ पर देखो कि कितना इजी ट्रैवल हो रहा है एंड ऑल्सो सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अंदर अभी तो सिर्फ 4 वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, उसके बाद फाइजर की है, मॉडर्ना की है, जॉनसन एंड जॉनसन की है। बट कोविशील्ड इसके अंदर नहीं है, ये चीज आप याद रखना। कोविशील्ड इसके अंदर नहीं है, पर कोविशील्ड को 18 यूरोपियन कंट्रीज ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है। तो मतलब कोविशील्ड की वैल्यू है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कोविशील्ड, ज्यादातर एडल्ट्स को कोविशील्ड ही लगा है मोर देन कोवैक्सीन। चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज एल सेल्वाडोर। देखो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये कहाँ है, सबसे पहले ये देख लो, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर बीच में आपको एल सेल्वाडोर नाम की कंट्री देखने को मिल जाएगी। अब ये कंट्री इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसने लीगलाइज कर दिया बिटकॉइन को। बिटकॉइन एक टाइप की एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज नॉट इशूड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। कहीं ना कहीं माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो करके कोई पर्सन है जिन्होंने इसको बनाया है, बट अभी तक ऐसा कुछ पक्का पता नहीं है कि इसने किसने बनाया है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को। अब इसको इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, लीगलाइज कर दिया, इसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन करा करेंगे रियल टाइम बेसिस पर। इसके पीछे रीजन है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। कोई भी कंट्री अगर ऐसा कोई बड़ा स्टेप लेती है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सोची समझी एक डिसीजन होता है। अब इसका इनका क्या रीजन है, इनका सबसे पहला तो रीजन ये है कि ये जो कंट्री है ये हेविली डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस के ऊपर, या जो बाहर से अब्रॉड से इनके पास जो चीजें आती हैं, रेमिटेंसेस आते हैं, डोनेशंस आते हैं, उन सब पे ये बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी देखो कितनी है, करीबन 20% ऑफ द जीडीपी ये इसी से ही गेन करते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर आप बिटकॉइन को यूज नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन को यूज कर रहे हो, तो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू पैसा कट होता है, इसीलिए इन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया है। बिटकॉइन से क्या होगा, इंटरमीडिएटरीज का जो चक्कर है वो चला जाएगा और जैसा पैसा है उतना ही पैसा इनके पास आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इसी के थ्रू क्या करेंगे, अपने जो पैसा है उसको बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज ये कि एक एक इनकी हैवी पॉपुलेशन है, करीबन 70% ऐसी पॉपुलेशन है इनके पास जिनको नहीं पता है कि कैसे डिजिटली एम्पावर होना है, या फिर उनको नहीं पता है कि बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, या इनफॉर्मल इकोनॉमी से वो ज्यादा रिलेटेड है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर इससे फेमिलियराइज कर रहे हो, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। इसलिए जो एल सेल्वाडोर कंट्री है ये पर्टिकुलर इस डिसीजन को लेकर आई है, एंड वी होप कि ये डिसीजन इनके लिए अच्छा रहे। बहुत सारी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं क्योंकि सेफ्टी पर्पस है। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इलीगल है, बट ये लीगलाइज्ड भी नहीं है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज यूनेफ 4। ठीक है, अब देखो ये जो यूनेफ 4 है ये क्या है, ये कौन कौन लेकर आया है, ये लेकर आए हैं मेड इन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज हुई। ठीक है, और कहां पर हुई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हुई है गल्फ ऑफ ईडन के अंदर, इसलिए मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर हुआ है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ये हुई है जिससे ध्यान रखा जा सके इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ठीक है, एंड देखो इसके पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अलोंग विद इंडियन नेवी अदर नेवल फोर्सेज जैसे कि इटली, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया है। द नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडेड एडवांस्ड एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन
टैक्टिकल मोनोवियर्स, रिसर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, ये सब चीजें इसके अंदर हुई है। एम क्या है? एम ये है कि हम वॉर फाइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें एंड देयर एबिलिटी एज एन इंटीग्रेटेड फोर्स टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन मैरीटाइम डोमेन। ठीक है, तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलरली एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। अब देखो गल्फ ऑफ एडन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा येमेन, यहाँ पे जिबूती, ठीक है, एंड यहाँ पर अरेबियन सी आपको देखने को मिल रहा है, रेड सी से कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ एडन आपको देखने को मिल रहा है, कनेक्टेड है। अब देखो कनेक्टेड किसके थ्रू है? कनेक्टेड है बब अल मंडेब के थ्रू। ठीक है, ये एक पर्टिकुलरली एक स्ट्रेट है। नीचे कमेंट सेक्शन में अब आपको एक चीज लिख के बतानी है कि स्ट्रेट हम किसको कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट का मीनिंग क्या है? ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि स्ट्रेट होता क्या है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज यूनाइट अवेयर। इंडिया एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस इस पर्टिकुलर इस प्रोग्राम को लेकर आई है एंड ये प्रोग्राम एक तरीके का मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है एंड इसमें क्या होगा कि टेरेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई खतरा अगर तो नहीं आ रहा या कैसी सिचुएशन है, वेदर लाइक हर चीज, ठीक है, बहुत होलिस्टिकली हर चीज बताई जा रही है। पीस कीपर्स को, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स होते हैं उनको बताने की बात करी जा रही है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात करी जा रही है। आपको पता है इंडिया बहुत सारे पीस कीपर्स को भेजती है हर साल, बहुत सारे वॉलंटियर्स इंडिया से जाते हैं बाहर के देशों में पीस बनाने के लिए, उनकी जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए। इसलिए इंडिया और यूएन इस पर्टिकुलर इस प्रोग्राम को लेकर आई है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा टेरेन बताने के लिए, सैटेलाइट इमेजेस तक दिए जाएंगी, वार्निंग सिस्टम तक कि यहाँ पर ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ पर आपको लोगों की मदद करनी है, हर चीज यहाँ पे बताने की बात करी जा रही है। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज आवर सिक्स्थ टॉपिक, WHO इमरजेंसी यूज लिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EUL WHO ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है इसको लेकर आई है। अब देखो ये लिस्ट जो है ये भी कोविड-19 के टाइम पर ही आई है, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए ही आई है। कोविड-19 में देखो क्या हुआ, एकदम से कोविड-19 आ गया, लोग डर गए, बहुत सारे लोगों को कंटामिनेशन हो गया, बीमारी हो गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इस समय पे बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ी हो गई कि हमें जल्दी से वैक्सीन चाहिए, या मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ी हो गई कि नहीं कोई भी मेडिसिन वर्क कर जाए, पर कोई मेडिसिन वर्क कर जाए, कोई लिक्विड वर्क कर जाए, कोई सीरम वर्क कर जाए, तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करने लगे। WHO पर्टिकुलरली इसको लेकर आई है, इस इनिशिएटिव को लेकर आई है, जिससे रिस्क बेस्ड मैनर पर, प्रोसीजर पर वो कहीं ना कहीं ये जो मेडिसिनल चीजें होती हैं जैसे वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई, इनको देख सके, इनको रिकॉग्नाइज कर सके, देख सके कि कोई भी वैक्सीन है वो कैसी है, वो सेफ्टी रखती है कि नहीं, या वो जिस डिजीज के खिलाफ आई है वो उसके ऊपर काम करती है कि नहीं, लोगों के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, लोगों के ऊपर वो वर्क कर रही है कि नहीं, और इसके क्लिनिकल ट्रायल ढंग से हुए हैं कि नहीं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू जाकर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी पर्टिकुलर जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको रिकॉग्नाइज करती है। अब देखो रिकॉग्नाइजेशन से क्या होगा, अगर किसी चीज को सेफ करार कर दिया जाएगा, अच्छा करार कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, इससे ये होगा कि फर्दर उसका यूजेज हम बढ़ा पाएंगे। इट्स टाइप ऑफ एक सर्टिफिकेट मान लो आप, इट्स अ पी क्वालिफिकेशन। अब ये सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या होगा कि वैक्सीन कंपनीज जो हैं फर्दर क्या कर पाएंगी, सप्लाई कर पाएंगी वैक्सीन को ग्लोबली, एंड जो ग्लोबल फैसिलिटीज हैं जैसे कि कोवैक्स या इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट, यहाँ के लिए इसको दे पाएंगी। ठीक है, रैपिड प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो पाएगा एक बार WHO से हरी झंडी मिल जाए तो। मेन बात इसकी यही है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको लेकर कौन आया, क्योंकि UPSC आपसे पूछ सकता है। इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये जो पर्टिकुलर ये जो फैसिलिटेशन है, ये जो सर्वे है, ये हर 2 साल के अंदर होता है। एम है रिव्यू कर सके हम प्रोग्रेस को ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स इन देयर रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट। जहां पर भी ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ट्रेड से रिलेटेड, ये काम कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रीज को बेनिफिट कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ये जो पर्टिकुलर सर्वे है ये आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कौन लेकर आता है, इसको लेकर आता है
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। देखो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में आया है, ये आया है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये इन 3 आइलैंड्स को द कैपिटल ऑफ मालदीव से कनेक्ट करेगा, माले से कनेक्ट करेगा। ये है विलिंगली, ये है गुलीफलू, ये है थिलाफूशी, ठीक है। ये जो 3 आइलैंड्स हैं इनको कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत लंबा ब्रिज फॉर्म होगा, लिंकेज फॉर्म होगा, ठीक है। एंड इंडिया इसमें मदद कर रही है मालदीव्स की। इंडिया ने 100 मिलियन डॉलर का इसमें ग्रांट दिया है, यानी पैसा दिया है, जो कि वापस नहीं आएगा। ग्रांट का मतलब ये है कि आपने इसको पैसा दिया है, एज एन असिस्टेंस दिया है, बट 400 मिलियन का जो डॉलर है वो हमने एज लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या। देखो सबसे पहले तो ये समझो, लाइन ऑफ क्रेडिट एक ग्रांट नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने पैसे ले लिए और आप वापस नहीं दोगे उसको, आपको इसको वापस देना है, बट इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्ट लोन, ठीक है, जो कि आपको वापस देना होता है विद अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट टू अ डेवलपिंग कंट्री, यानी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, इतना नहीं जितना इंटरनेशनली चलता है, बट उससे कम रेट पे आप वापस देते हो पैसे को। एंड इट हैड टू बी रीपेड बाय द बोरोइंग गवर्नमेंट। अब ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है। एंड द एलओसी ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज एज 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है, सर्विसेज को बढ़ाने में मदद करती है। लाइन ऑफ क्रेडिट जैसी जो एक्टिविटीज होती है इंडिया अगर एंगेज करती है इनमें, तो ये बहुत ज्यादा हमें हॉलिस्टिकली हेल्प करता है। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते रहिए, समझते रहिए क्यों न्यूज के अंदर थे, और ऑल्सो यूपीएससी आपसे इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज समझिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको जरूर दबाना। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जहां पर भी आपको लगता है कि बच्चों को छोटे टाइम पर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है, वहां तक आप इसको जरूर शेयर करिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस है उनके आंसर लिखते रहिए। जैसे आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रेट क्या होता है, तो नीचे लिख के जरूर बताइएगा कि स्ट्रेट क्या होता है। ओके, चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।